हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में विद्युत धारा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, तो चलिए आज उसी क्लास के समाप्ति के बाद आज हम लोग विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे बच्चों। तो मैंने विभिन्न किताबों से आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को कलेक्ट करके रखा हूँ। एक एक करके मैं सबको प्रश्न को लिखता हूँ और बारी बारी उसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो आज आप लोग इस क्लास में बने रहें और इस क्लास का आनंद उठाएं और अपने साथ कॉपी कलम को ज़रूर रखें ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स को नोट कर सके, ताकि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके बच्चों और उसे आप समझ सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए मैं उसे लिख देता हूँ बच्चों। तो मेरा पहला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, देखिए एक कूलम्ब आवेश -19 कूलम्ब होता है बच्चों। तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कूलम्ब आवेश मतलब आवेश का वैल्यू दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे दिया गया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो हमको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम्ब आवेश का निर्माण करेंगे। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम लोग तो जानते हैं बच्चों कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है Ne। हम लोग ये चीज़ जानते हैं बच्चों। तो इसी से हम लोग निकालेंगे कि Q का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कूलम्ब है तो हम लोग Q के जगह में एक रख देंगे और N हमको फाइंड करना है और E का वैल्यू हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये चीज़ हम लोग जानते हैं बच्चों। तो n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻19। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे या फिर 10⁻⁻19 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 1.6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10⁻19। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों कि 10 को 16 से डिवाइड करना है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कुछ आता है 0.625 इंटू 10⁻19 आता है इस तरह बच्चों। तो जब हम लोग इसका दशमलव को जब हटाएंगे बच्चों तो ऐसे लिखेंगे 625 बटा यहाँ पर होगा 1000 और यहाँ पर हो गया 10 पे पावर 19। तो 10 पे पावर जो 19 है बच्चों है ना, उसमें से 19 को जीरो है तो 3 जीरो हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा, इधर हो जाएगा 625 गुना 10 पर पावर 16 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों और देखेंगे कि हमारा दूसरा प्रश्न किस प्रकार होगा। मैं पहले प्रश्न को लिख देना चाहता हूं कि दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार है। देखिए कि यदि तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों कि यदि एक 8.0 मिली कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल है तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पर मिली कूलम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आवेश Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 8.0 मिली कूलम। तो मिली कूलम काफ़ी छोटा आवेश होता है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले इसको कूलम में बदलेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे तो ये कूलम में बदल जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 8 इंटू 10⁻³ कूलम्ब आवेश हो जाएगा। और यहाँ वर्क जो दिया हुआ है W इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.96 जूल। तो हम लोग विभवांतर का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे या विभव के फॉर्मूला से या विभव के परिभाषा से, है कि नहीं। विभव के परिभाषा से हम लोग जानते हैं क्या होता है कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W का वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे 0.96 और Q का वैल्यू रखेंगे 8.0। तो इसको हम लोग काटेंगे बच्चों
तो 8.0 कहने का मतलब क्या हो गया कि ये मिली कूलम आवेश हो गया। 8.0 मिली कूलम, इसको हम लोगों ने कूलम में चेंज किया है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे बच्चों कि V इज इक्वल टू कितना हो गया 0.96, और मिली कूलम को कूलम में हम लोग बदले हैं, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 जीरो जाएगा बच्चों, और 96 में जो डेसिमल है उसको हम लोग कन्वर्ट करके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 100, और ये चले आ जाएगा 3। तो ये इसमें 10⁻³ करने का मतलब हो गया, इसमें 3 जीरो है, इससे 2 जीरो कट जाएगा, और इसको हम लोग 12 बार में काट देंगे बच्चों। तो ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, तो कहने का मतलब हो गया कि 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर का प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, ये तीसरा नंबर का प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, मैं उसे सबसे पहले लिख देता हूँ। तीसरा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों कि 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, और आवेश मेरा यहाँ पे रखा गया है कि नहीं। और इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और उसमें हमको एक दूसरा आवेश जिसका परिमाण दिया हुआ है 0.10 कूलम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक हमको ले जाना है। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर विभव का मान मेरा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर कितना विभव होगा, 15 वोल्ट होगा, जो कि मेरा ये बी बिंदु है, और उसको ए बिंदु तक ले जाना है जहाँ पर मेरा विभव 135 वोल्ट होगा। तो इसमें हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग विभवांतर का परिभाषा जानते हैं बच्चों, तो विभवांतर का परिभाषा इसमें लगाएंगे। तो विभवांतर के परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q होता है। तो VA का मान हम लोग पहले रखेंगे, तो VA का मान कितना हो गया 135, और VB का मान कितना हो गया 15 वोल्ट, और W का मान हमको ज्ञात करना है कितना का, और आवेश का मान दिया हुआ है 0.10 कूलम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और 135 में 15 मेरा घटेगा बच्चों, तो 120 आएगा, और गुना इधर हो जाएगा 0.10 इज इक्वल टू W। तो डेट सिंप्लाइज 120 गुना 10 बटा यहाँ 100 हो जाएगा, ये 1 0 यहाँ से कटेगा बच्चों, इज इक्वल टू W। तो डेट सिंप्लाइज W इज इक्वल टू मेरा हो गया 12 जूल हमको कार्य करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न जो है किस प्रकार बनाया जाता है, मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूं कि देखिए, यदि का मान कितना होगा। कहता है कि यदि तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो समय दिया हुआ है T इज इक्वल टू जो 15 मिनट दिया हुआ है, इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे। तो सेकेंड में बदलेंगे, इसको कितना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये 900 हो जाएगा, सेकेंड आ गया। और आवेश Q का वैल्यू दिया हुआ है 450 कूलम है। तो विद्युत धारा का जो परिभाषा होता है I इज इक्वल टू Q/T, हम उसी से निकालेंगे। Q का वैल्यू कितना हो गया 450, और समय का मान हो गया 900, 1 0 0 कटेगा, तो 9 से काटेंगे, इस 10 बार में कटेगा, और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर धारा, या आंसर होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन छोटे छोटे प्रश्न से हम लोग बहुत बड़े बड़े चीज़ सिद्धांत को समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे प्रश्न पर विचार करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो मेरा पांचवा प्रश्न बच्चों इस प्रकार होगा कि यदि प्रश्न इस प्रकार है कि यदि एक बल्ब में 3 घंटा तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है बच्चों ये 3 घंटा, पहले इसको हम लोग को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए पुनः 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसमें कुछ आ जाता है 108, फिर 2 जीरो आएगा, इतना सेकेंड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं 36 गुना 3 108 होता है बच्चों, और 2 जीरो उसमें लगेगा। और इसमें एम्पियर जो धारा का मान दिया हुआ है वो कितना है 0.4 एम्पियर। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है उसी से हम लोग
आवेश की गणना कर लेंगे। विद्युत धारा के परिभाषा से, विद्युत धारा के परिभाषा से, तो विद्युत धारा क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है बच्चों। तो हम लोग इससे क्यू गणना करेंगे, तो डेट सिंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी होगा। तो I का वैल्यू कितना हो गया, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, और I का वैल्यू 0.4 है और T का वैल्यू कितना हो गया, 108 पर 2 जीरो होगा। तो 4 से हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 108 पर 2 जीरो, एक जीरो कट जाएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो गया, 8 गुना 4 32 होता है, हाथ में बचा 3, 40 और 3 कितना होगा, 43। इतना एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित होगी बच्चों। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों, और देखेंगे कि छठा प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरा छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों, कि छठा प्रश्न इस प्रकार है, क्या है छठा प्रश्न, देखिए एक है। तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, कि एक सरल विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की एक बैटरी तथा 60 ओम का एक प्रतिरोधक लगा हुआ है। प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा यदि परिपथ में जोड़ने वाले तार का प्रतिरोध नगण्य है। यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया हुआ है, यहाँ पर जो परिपथ में जो तार प्रयोग में लाया जाता है उसका प्रतिरोध को यहाँ पर नगण्य माना गया है। तो बैटरी का जो विभवांतर है बच्चों, या विभव जो है वो दिया हुआ है 24 वोल्ट दिया हुआ है, और प्रतिरोध इज इक्वल टू दिया हुआ है 60। पता है कि उसमें से कितनी धारा जो है प्रवाहित होगी। तो इसको हम लोग ओम के नियम से बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे बच्चों। तो ये लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो डेट सिंप्लाइज I बराबर हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, कि V बाई आर हो गया। तो I इज इक्वल टू V का मान कितना हो गया, 24, और R का मान होता है 60। तो हम लोग इसको 6 से काट लेंगे बच्चों, 6 से 24 4 बार में कटेगा और 60 10 बार में कटेगा, मतलब 0.4 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी बच्चों। तो अगले प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, इसमें बहुत आसान आसान प्रश्न मैं लाया हूँ बच्चों, और बहुत है ना, ये सिद्धांत पर आधारित सारे प्रश्न है। यदि इस प्रश्न को आप हल करते हैं तो सिद्धांत आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, कि एक, तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, की एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने पर वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि प्रतिरोधक पर 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वोल्ट मीटर, एक सर्किट बना हुआ है जिसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वह वोल्ट मीटर जो होता है बैटरी के सिरों के बीच में विभवांतर 10 वोल्ट मेजर करता है। मतलब V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है, और I बराबर कितना हो गया, 0.05 एम्पियर है। परिपथ में इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा बच्चों। तो आप लोग जान पा रहे होंगे कि इस प्रकार कुछ होता है बच्चों, कि मेरा प्रतिरोध है ये, और प्रतिरोध के सिरों के बीच में एक मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है बच्चों। कुछ इस प्रकार वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है कि नहीं। और ये वोल्ट मीटर जो है सिर्फ रीडिंग मेरा देता है वो 10 वोल्ट का देता है बच्चों। तो हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि इस प्रतिरोध कितना है। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध आर है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो डेट सिंप्लाइज आर इज इक्वल टू हो गया V बाई आई। तो V का वैल्यू हो गया 10, और आई का वैल्यू हो गया 0.05। तो हम लोग यहाँ से डेसिमल 2 हटाएंगे, ऊपर में चले जाएगा, ऊपर में चले आया मेरा यहाँ पर 100, और नीचे में बच गया 5। 5 से 10 2 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 200 ओम। यही आंसर होगा, उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध 200 ओम होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 8 नंबर का प्रश्न को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या है मेरा, देख लेते हैं बच्चों। कि देखिए, ये पहले प्रश्न को मैं लिख देता हूँ, कि देखिए एक
तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों की एक 6 वोल्ट की बैटरी 20 ओम प्रतिरोध का बल्ब और एक प्रतिरोध को चित्र में दिखाई गई विधि से जोड़ा गया है। यदि परिपथ में विद्युत धारा I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर है तो प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा। तो फिगर कुछ इस प्रकार बना हुआ है बच्चों की यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर ये बल्ब है, इस बल्ब का प्रतिरोध जो है वो दिया गया है 20 ओम है और इसका प्रतिरोध R1 है और इसको एक किससे जोड़ा गया है, एक बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है, एक बैटरी से इसको जोड़ दिया गया और इस बैटरी में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसका वैल्यू है 6 वोल्ट और परिपथ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहता है कि ये प्रतिरोध का मान कितना होगा, वो चीज़ हमको निकालना। तो आप लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध है, बल्ब में भी प्रतिरोध होता है बच्चों, क्योंकि बल्ब में प्रतिरोध है तभी ना वो गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें भी प्रतिरोध होता है। तो दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े दोनों प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े दोनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों R1 और प्लस उधर 20 ओम है तो ये 20 ओम हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको हम लोग R मान लेते हैं। तो ओम के नियम से अब हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए ओम के नियम से, तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR है कि नहीं। अब हम लोग R का मान रख देंगे यहाँ पर, V इज इक्वल टू I और R का वैल्यू कितना हो गया, R1 प्लस हो गया 20। तो V का मान कितना है बच्चों, V का मान हो गया 6 और I का मान हो गया 0.25 और इधर हो गया R1 और प्लस हो गया 20। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, R1 प्लस 20 को हम लोग इधर अलग कर लेंगे और ये हो जाएगा मेरा 6/0.25। तो डेसिमल को हम लोग हटाएंगे, तो 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 और ये 25 हो जाएगा। तो 25 से इसको हम लोग काटेंगे, पहले 1 बार में 100 आया, ये 4, ये 14 बार में कटेगा, सॉरी यह 2 होगा क्योंकि 50 2 बार में आता है। तो डेट सिंप्लाइज, तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया 24 और हम लोग अब 20 को उधर कर देंगे तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 ओम। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये 4 ओम उसका प्रतिरोध होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चों प्रश्न को कि ये है कि नहीं, कि किस प्रकार का प्रश्न है और उसको मैं सॉल्व करूँगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और 9 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तो 9 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हम पहले उसको लिख देता हूँ, उसके बाद हल करूँगा। 9 नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा बच्चों। तो प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक तार है मेरा इतना छोटा, इसको खींच करके इसकी लंबाई को हम लोग 2 गुनी कर देते हैं। यदि इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L होगा। तो लेकिन एक बात है बच्चों, यदि आप तार को खींचते हैं तो तार पतला हो जाता है कि नहीं, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मान लेते हैं कि माना कि खींचने से पहले तार का लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है नहीं बच्चों, और खींचने के बाद है कि नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं। तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा आसान, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L/A होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे, है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि तार का प्रतिरोध यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5। प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं वहाँ दिया हुआ है तार का प्रतिरोध 5 है। तो डेट सिंप्लाइज R का वैल्यू रख देंगे और रो हो गया L/A, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे बच्चों। तो अब कहेंगे कि तार को खींचने पर, देखिए तार को
तार को खींचने पर इसकी लंबाई, तार को खींचने पर इसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है, मतलब 2L हो जाती है, 2L हो जाती है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश हो जाता है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश हो जाता है, मतलब बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे तो इस स्थिति में तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इस स्थिति में इसका प्रतिरोध, इस स्थिति में इसका प्रतिरोध तो यहाँ पर हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू रो, क्योंकि रो तो बदलेगा नहीं क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति होती है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2L और बाय यहाँ पर होगा A डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। यही चीज़ का वैल्यू निकालना। देखिए तार को खींचने पर इसका लंबा आयतन जो होता है अपरिवर्तित होता है। देखिए तार को खींचने पर, तार को खींचने पर इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है बच्चों। तो कहने का मतलब हो गया, आप लोग आयतन जानते होंगे कि लंबाई गुना क्षेत्रफल को हम लोग आयतन कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। लंबाई गुना क्षेत्रफल जो होता है वो आयतन होता है, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। तो खींचने से पहले आयतन और खींचने के बाद आयतन, तो खींचने से पहले आयतन क्या होगा, पहले आयतन और बाद का आयतन, बाद का आयतन। तो पहले का आयतन कितना है, देखते हैं, क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, तो आयतन हो जाएगा AL, और बाद का आयतन क्षेत्रफल A डैश है और लंबाई 2L है, तो यहाँ पर हो गया A डैश इंटू 2L हो जाएगा, तो L कैंसिल हो गया, तो डेट सिंप्लाइज A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों A/2। तो यही A डैश का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखिए A डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, A डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर A डैश का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L बटा, और यहाँ पर हो जाएगा A/2। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और रो L/A हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे कि रो है कि नहीं, कि रो L/A का वैल्यू जो निकाला गया है वो 5 है। समीकरण में देखिए 1 में रो L/A का वैल्यू 5 है, तो ये जो यहाँ पर जो है वैल्यू हम लोग 5 रख देंगे, है कि नहीं। तो समीकरण लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो R डैश इज इक्वल टू 4 गुना 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ओम होगा। यही आंसर होगा। इसका मतलब है कि खींचने के बाद जो तार पतली हो जाएगी जिसके वजह से इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार सॉल्व होगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो मेरा 10 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो 10 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, देख पा रहे होंगे आप लोग, मैं लिख देता हूं पहले। देखिए मैग्नीन, तो प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीन जिसकी प्रतिरोधकता 4 गुना 10 पे पावर -7 ओम मीटर है कि एक तार का व्यास 0.4 मिलीमीटर है, 7 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए इस तार के कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या गया है, कि तार की प्रतिरोधकता रो बराबर दिया हुआ है 4 गुना 10 पे पावर 7 ओम मीटर दिया हुआ है। तार का व्यास जो दिया हुआ था वो 0.4 मिलीमीटर है, और प्रतिरोध जो दिया हुआ है R इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 ओम। तो हम लोगों को क्या करना है कि 7 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए हमें कितने लंबाई तार की आवश्यकता होगी, ये चीज़ हम लोगों को निर्धारित करना है। तो चलिए हम लोग इसका मान को निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, व्यास से हम लोग क्या करेंगे, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इससे त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसको हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, इतना मिलीमीटर हो जाएगा, मतलब हो गया 0.2
मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 1000 से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, इतना मीटर हो गया। और इसका डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नीचे में और एक जीरो आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 4 जीरो हो जाएगा। तो इसको लिखना आसान हो गया, 2 × 10⁴ मीटर हो जाएगा बच्चों। तो क्षेत्रफल जो निकलेगा बच्चों मेरा, इसका एरिया निकल गया। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लिख भी देता हूँ कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो निकलेगा A = हो जाएगा πr²। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7, और r का वैल्यू कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो सारी बातों को हम लोग जो है प्रतिरोध के समीकरण में लिखेंगे। तो प्रतिरोध के समीकरण से, प्रतिरोध के समीकरण से, तो प्रतिरोध का समीकरण क्या होता है, R = ρl/a होता है। तो यहाँ से हम लोग लंबाई का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो L बराबर कितना हो जाएगा, RA/ यहाँ पर हो जाएगा रो। तो सारी बातों को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो R का वैल्यू कितना है, 7, और क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हो गया 22/7 और 2 × 10⁻⁻4, और नीचे में है बटा रो, रो का वैल्यू हो गया 4 × 10⁻⁻7। तो यहाँ से हम लोग 7 को काट लेंगे बच्चों, और 2 से 4 को काटे और 2 से 22 को हम लोग काटेंगे 11 बार में, तो ये 2 से इसके ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो L बराबर कितना हमको प्राप्त होगा, लगभग मिल रहा है 11 × 10⁻, यहाँ देख पा रहे हैं 7। हाँ, सॉल्यूशन में मेरा एक चीज़ छूट गया है बच्चों की, इसका स्क्वायर होगा, इसीलिए 1 2 कटेगा, तो यहाँ पर 1 2 मेरा यहाँ पर शेष बचेगा। तो 11 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये 22 हो गया, और इसका स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर 8 हो जाएगा पावर, और ये 7 ऊपर में जाएगा तो प्लस यहाँ पर 7 आएगा। तो L = कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 22 × 10⁻⁻1। तो -1 का मतलब कितना होता है बच्चों कि 22/10। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर लंबाई होगी इस तार की। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो 11 नंबर का प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है। तो 11 नंबर का प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि देखिए 4 ओम देखिए यहाँ प्रश्न है कुछ कि 4 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है और एक प्रतिरोध यहाँ पर है, इस दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये है 4 ओम और ये है 12 ओम। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का जो हम लोग व्यंजक जानते हैं बच्चों, 1/R = होता है 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/4 और 1/R2 का वैल्यू हो गया एक बार, है ना। तो इसका लॉसो ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 आएगा तो यहाँ पर 3 + 1 होगा = यहाँ 4/12 हो गया बच्चों। तो 1/4 इसको काटेंगे, 3 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 1/3। तो डेट सिंप्लाइज R = 3 ओम आंसर होगा। इसका 3 ओम आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा 12 नंबर का प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं बच्चों। तो पहले मैं 12 नंबर के प्रश्न को लिख देता हूं, उसके बाद जो है मैं इसका सॉल्व करूंगा बच्चों। तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 32 ओम तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन करना। तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, देखिए कि 32 ओम प्रतिरोध के एक तार के 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। और दूसरा नंबर में है कि यदि चारों टुकड़े को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि R = यहाँ पर 32 ओम का एक तार है जिसको हम लोगों को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, इसको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक जो होगा भाग का प्रतिरोध R डैश है कि नहीं। तो अब इसको देखना है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि इसको समांतर क्रम में हम लोग जोड़ देते हैं।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना होगा बच्चों। हम लोगों को ये भी चीज़ निकालना है कि इसके समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग मानते हैं कि माना कि तार का लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों? तो प्रतिरोध हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और यहाँ R का वैल्यू दिया हुआ है 32, तो इसका मतलब है 32 हो गया, रो L बाई ए होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब क्या किया गया है कि तार को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो तार को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक का लंबाई कितना होगा? तो प्रत्येक का लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा L/4 होगा बच्चों। तो प्रत्येक का लंबाई हो जाएगा L/4 होगा। प्रत्येक का लंबाई हो गया L/4 होगा। तो इस स्थिति में प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे कि इस स्थिति में प्रतिरोध, क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया है कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R डैश है। तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू रो, और L के जगह में क्या लिखेंगे? L/4 बटा यहाँ पर होगा कि A, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, काटा गया है उसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रो L/A। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से तो कितना हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू 1/4, और समीकरण 1 में मैंने 32 रखा था। तो 4 से 32 8 बार में कटेगा, तो ये 8 ओम प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हो जाएगा। कहता है कि सभी को समांतर क्रम में यदि जोड़ दिया जाए, तो ख नंबर का प्रश्न है कि सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग देखेंगे कितना होगा कि तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा, या डबल डैश यहाँ दे देते हैं, है कि नहीं? तुल्य प्रतिरोध तो 1/R डैश, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/R डैश, यहाँ पर भी होगा 1/R डैश, और यहाँ पर भी होगा 1/R डैश। टोटल को जोड़ेंगे तो 4/R डैश हो जाएगा। तो 1/R डैश, तो 4/R डैश का वैल्यू कितना निकला है? 8। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो गया? 1/R डबल डैश और 1/2। तो डेट सिंप्लाइज R डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। यही मेरा आंसर होगा बच्चों। तो 12 नंबर का प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग देखेंगे कि 13 नंबर का प्रश्न अब किस प्रकार सॉल्व कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दो चालकों को तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्रमशः 16 ओम एवं 4 ओम है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग ये बात मानते हैं कि माना कि दोनों का प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। R1 तथा R2 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों। तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमको कितना प्राप्त होता है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, देख रहे हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इसका मतलब पहला दिया होगा श्रेणी क्रम का, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग समांतर क्रम में दोनों को जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/4 होगा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2, यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग वैल्यू निकालें, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग R1 प्लस R2 का वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 16, और ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई 1/16। तो डेट्स 1/4 सॉरी। तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 16 गुना कितना हो गया? 64 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे।
एक फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, ये फार्मूला आप लोग भी जानते होंगे कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि नहीं। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2, ये भी होता है इसका फार्मूला। इसको याद रखिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो वही आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और माइनस 2R1 इंटू R2 वही आ जाएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे, पहले R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो 16 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर R1 इंटू R2 का वैल्यू भी 64 है, तो यहाँ पर 64 हम लोग लिखेंगे। तो 16 का वर्ग आप लोग जान रहे हैं कितना होता है, 256 होता है। और इसको भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी हम लोगों का 256 आएगा, इसका मतलब दोनों का माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो गया कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब कितना हो गया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो डेट सिंप्लाइज R1, दोनों प्रतिरोध आपस में बराबर हैं, R1 प्लस R2। तो अब इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यह मान 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16। तो दोनों प्रतिरोध बराबर है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16 हो गया। तो डेट सिंप्लाइज 2R1 इज इक्वल टू 16, तो R1 इज इक्वल टू 8 ओम। इसी प्रकार R2 भी हो जाएगा 8 ओम, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो ये 13 नंबर का प्रश्न था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 14 नंबर का प्रश्न क्या होगा मेरे पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा 14 नंबर का प्रश्न क्या होगा बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार क्लास है बच्चों, इसको आप लोग आनंद लें, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो रहा है और विभिन्न तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोग भी इसे नोट करिए और जानने का प्रयास करिए कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए 14 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, एक ही तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक ही प्रकार के 3 बल्ब एक बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। एक बैटरी से 6 एम्पीयर की धारा ली जा रही है। यदि एक बल्ब फ्यूज कर दिया जाए तो अब बैटरी से कुल कितनी धारा ली जाएगी। तो इसमें क्या है कि 3 बल्ब हैं, तीनों बल्ब को हम लोग समांतर क्रम में जोड़े हैं, और इस स्थिति में वो बैटरी से 6 एम्पीयर की धारा को ले रहा है। तो कहता है कि एक बल्ब यदि फ्यूज कर दिया जाए तो अब इस स्थिति में वो कितनी धारा बैटरी से लेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग मानेंगे कि प्रत्येक बल्ब का जो प्रतिरोध है वो R है। तो लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, माना प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध R है कि नहीं। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए समांतर क्रम में तीनों बल्बों को जोड़ने पर, तीनों बल्बों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तीनों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा। तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि R डैश हो गया, तो तीनों को जोड़ रहे हैं 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/R। तो डेट सिंप्लाइज R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R/3 हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब ओम के नियम से हम लोग निकालेंगे कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से तो हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो डेट सिंप्लाइज I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर I है और V है, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर देख पा रहे हैं, सॉरी R डैश होगा यहाँ पर, है कि नहीं, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध की स्थिति में हम लोगों को देखना है कि धारा प्रवाहित कितनी हो रही है। तो R डैश, तो R का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया R/3 रख दिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू 3V/ हमको R मिलेगा बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज, तो डेट सिंप्लाइज हम लोगों को क्या मिल रहा है कि धारा का मान कितना है 6 एम्पियर है। आप देख पा रहे हैं कि धारा का मान 6 एम्पियर है। तो आई के जगह में हम लोग 6 एम्पियर रखेंगे, और इधर हो गया 3V/R। तो 3 से 6 मेरा 2 टाइम्स कटेगा। तो डेट सिंप्लाइज V/R इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब कहता है कि एक बल्ब यदि फ्यूज करेगा तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। एक बल्ब के फ्यूज होने पर,
एक बल्ब के फ्यूज होने पर एक बल्ब के फ्यूज होने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कुल प्रतिरोध डबल डैश हो गया, आर डबल डैश, तो 1/r प्लस हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/r, तो डेट सिंप्लाइज 1 है ना, r डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। अब लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः विभवांतर में परिवर्तन नहीं होगा, धारा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ R के जगह में हम लोग डबल डैश लिखेंगे। तो धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चों कि I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R डबल डैश, तो R डबल डैश के जगह में हम लोग ये मान रखेंगे R/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया R/2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2V/R। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 में हम लोग V/R का वैल्यू 2 एम्पियर कैलकुलेट किए, तो यहाँ से हम लोग V/R के जगह में ये मान रख देंगे, तो यहाँ से हो गया 2 और V/R का मान हो गया 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 4 एम्पियर की धारा है। तो आई भी हम लोग अलग कर देते हैं, आई डैश कर देते हैं, धारा भी अलग हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यदि परिपथ में 3 बल्ब यदि जल रहे हैं तो वह परिपथ से 6 एम्पियर की धारा ले रहती है, वही एक बल्ब यदि फ्यूज कर जाता है तो वह परिपथ से 4 एम्पियर की धारा लेता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा 15 नंबर के प्रश्न को क्या होगा और उसे किस प्रकार का हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले मैं प्रश्न को बना देता हूँ। यहाँ पे प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, फिगर पर आधारित प्रश्न है, फिगर को आप लोग बना लीजिएगा पहले। तो फिगर कुछ इस प्रकार है बच्चों, फिगर आप देख पा रहे हैं कि 2 प्रतिरोध है कि दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, एक 10 ओम का, एक 40 ओम का। यहाँ पे 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, एक 20 ओम का, एक 30 ओम का, एक 60 ओम का है, और इस सब पूरे व्यवस्था को एक बैटरी से जोड़ा गया है जो कि 10 वोल्ट का है। तो हमको प्रश्न में फाइंड करना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और परिपथ से प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग एक तरफ से करेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 और यहाँ पर हो जाएगा 1/40, तो दोनों का लॉस हो लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/40, इसको हम लोग काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 1/R डैश इज इक्वल टू जो हम लोगों को प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, 1/8, तो डेट सिंप्लाइज R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ओम। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग R डबल डैश मान लेते हैं। तो यहाँ 1/20 हो गया, ये हो गया 1/30 हो गया और ये हो गया 1/60 हो गया। तो इसका हम लोग लॉसो ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा बच्चों, तो इधर 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 6 हो गया, 60 है, तो इसको हम लोग 6 टाइम में हम लोग काटेंगे, सॉरी 10 टाइम कटेगा, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/10, तो डेट सिंप्लाइज R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके जगह में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसके तुल्य प्रतिरोध 8 ओम है और इसके जगह में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है। तो कुछ इस प्रकार जुड़ेगा बच्चों, इस पर देख पा रहे होंगे। तो एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, इसको हम लोग एक बैटरी से इस प्रकार हम लोगों ने जोड़ दिया। ये कितना हो गया, 8 ओम हमको प्राप्त हुआ और ये हमको 10 ओम, और ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट का बैटरी है। तो ये दोनों आप देख पा रहे हैं समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू लिखेंगे R इज इक्वल टू होगा R डैश प्लस R डबल डैश, तो R इज इक्वल टू 8 + 10 इज इक्वल टू हो गया 18 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 18 ओम होगा। अब दूसरा नंबर के प्रश्न को देखेंगे, ख नंबर को, कि परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के
नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर कहता है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आर। तो V का वैल्यू कितना हो गया, V का वैल्यू हो जाएगा 10, और यहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट का जुड़ा हुआ था, और तो प्रतिरोध कितना हो गया 18। तो कितना हो जाएगा ये कुल मिला करके, तो इसको जब हम लोग भाग देते हैं तो लगभग आ जाता है 0.555 एम्पियर आंसर आएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार आता है। तो इतना ही आज रहेगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स को, इस न्यूमेरिकल्स को आप लोग अपने किताब से मैच कराइए, और विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो होंगे, इससे संबंधित प्रश्न होंगे, उसको अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। जब तक आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आप लोगों को सिद्धांत पर पकड़ नहीं बनेगा। और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि बच्चे आने वाले समय में 10th क्लास करने के बाद जनरली जो है वो पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं, या फिर बेसिकली जो है प्राइवेट में इंजीनियरिंग डिप्लोमा का डिग्री लेते हैं, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए भी आप लोगों का न्यूमेरिकल्स बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करके उसे दोबारा एक बार अपने से बनाने का प्रयास करें बच्चों, तभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। तो आज काफ़ी समय हो चला है बच्चों, तो आज क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और मैं उन बच्चों से यही बात कहूँगा कि जो आज इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो उस पहले वो क्या करें कि मेरे पिछले जितने भी वीडियो को मैंने बनाया है, विद्युत धारा से संबंधित है, लेंस दर्पण या ऑप्टिक्स से संबंधित है, पहले उसको आप लोग देखें, और उससे समझ को पहले परिपक्व हों, उसको समझदारी उससे विकसित करें, तभी जा कर के आज इस वीडियो को देखें और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो बच्चे और भी है कि जो बच्चे इस क्लास में नए हैं, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो जो है मैं CBSE जो हिंदी वर्सन में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए बना रहा हूँ, और उस जैक में जो बच्चे पढ़ते हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है, और साथ में जो बिहार बोर्ड से संबंधित जो बच्चे हैं उसके लिए भी ये लाभदायक है। तो तीनों बोर्ड के बच्चे, और साथ में जो अदर बोर्ड के भी, जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से रह के पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें और उसे अपनी समझदारी पकड़ विकसित करें। उसके बाद जो है बच्चे अपने किताब में जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होगा, सबसे पहले आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, मैं उसे तुरंत सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा बच्चों। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पुनः बनाऊंगा, और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा, जिसका नाम है सेल, और शायद हमको पढ़ना है घरेलू जो परिपथ में किस प्रकार के क्रम का उपयोग किया जाता है कि नहीं, वोल्ट मीटर, आमीटर, ये सब क्या होते हैं, इसके वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करूंगा। आज क्लास इतना ही रहेगा। चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खेलते रहें। आज जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।